जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मेरा पॉलिटी का क्लास चल रहा है, ये फाउंडेशन बैच। ये अध्याय 1 जो है ना, ये हटा दीजिएगा, इसमें गलत लिखा गया। हम लोग अध्याय 1 में, ये तीसरा वीडियो है ना। सबसे पहले हम लोग जो इसका सिलेबस है उसका डिस्कशन किए थे। दूसरा वीडियो में आधारभूत समझ को देखे। तीसरा वीडियो में कल हम लोग संविधान के परिचय के बारे में देखे थे, कैसे कैसे बना है, मूल बात उसका बेसिक जानकारी। और आज हम लोग संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ अंग्रेजों के टाइम से, जब भारत धीरे धीरे गुलाम होना स्टार्ट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना अधिकार जमाना चालू किया, धीरे धीरे उसका पैर फैलता गया पूरे भारत में। तो उस समय पे जो भी एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, तो ये सब एक्ट के तहत इसका अपने भारत के संविधान का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होता गया। क्योंकि बहुत सारा सोर्स जो है यहां से जब शासन चलाना ये लोग हमारे ऊपर चालू किए, तो अंत तक जाते जाते इस एक्ट का सबसे लास्ट में जो एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1935 का, उससे हमारे संविधान में लगभग 70 से 80% की जो वहां से होगा वो उठा लिया गया है। लगभग 250 अनुच्छेद भारत के संविधान में, अभी 395 अनुच्छेद है, उसमें से 250 अनुच्छेद के आसपास भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से सिर्फ लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को, भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है। 2-3 पार्ट में इसको बांट के पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होता है। कौन सा संधि होता है? इलाहाबाद का संधि। सुने आप लोग? इलाहाबाद का संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार किसको बोलते हैं? एक दीवानी होता है, फौजदारी होता है। दीवानी कहने का मतलब है, मतलब दो आपको मामला सुनने को मिला कोर्ट उठ में अभी भी। दीवानी का मतलब होता है टैक्स से रिलेटेड, टैक्स वसूली का काम किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाह आलम द्वितीय उस टाइम पे जो मुगल शासक था, जब लड़ाई में हार गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समझौता हुआ, इलाहाबाद का संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर क्या किया? टैक्स वसूली का काम चालू कर दिया। लेकिन जो प्रशासन चलाने का काम था वो किसके पास था? शासक के पास, अपने वाले के पास। ठीक है, तो ये क्या किए, ये लोग क्या किए, टैक्स वसूली स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे उसके बाद जो बंगाल में बंगाल का जो शासक था उसको धीरे धीरे पदमुक्त कर दिए और फाइनली उसके पद को खत्म कर दिए लास्ट में जाके। और 1773 में ये अपना एक्ट लेकर के आए। एक्ट ये खुद नहीं लाए। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की जो महारानी थी वही क्या दी थी? परमिशन दी थी कि जाओ पूरब के क्षेत्र में क्या करो? व्यापार करो। व्यापार करने जब ये कंपनी आया, देखा भारत का स्थिति बिल्कुल तितर बितर हो रखा था। बहुत सारे क्षेत्रीय शासक थे और आपस में लड़ रहे थे। और इनको लगा कि इन लोग के पास कोई स्किल नहीं है, पावरफुल सैनिक नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ये लोग बिल्कुल अनट्रेंड है। जब भी इनसे लड़ाई का बात होता है तो ये लोग हो करके लाठी सोटा लेकर के क्या होते? दौड़ते लगते। लेकिन जब अंग्रेज आए थे तो उनके पास अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का, इनसे एडवांस जो अपने भारत वालों के पास था, उससे एडवांस तरीके का क्या था उनके पास? हथियार था। तो उसके दम पे ये धीरे धीरे विजिट करना चालू किए, एक एक करके सारे राज्य को जीत लिए। लास्ट में पैसा हुआ, मुगल शासक भी खत्म कर दिए इन्होंने। फिर क्या हुआ, कंपनी जो आया था, कंपनी के जो स्टाफ थे, जब ये दीवानी अधिकार लिए तो इनको बहुत सारा चीज सस्ता मिलने लग गया। मुगल शासक उससे पहले इनको क्या दिया था? कूपन भी देता था, पास जैसा। तो उससे क्या करते थे, कंपनी के नाम पे ये लोग खुद के लिए अपना व्यापार प्रारंभ कर दिए, खुद बिजनेस करने लगे। काम कर रहे हैं कंपनी में, स्टाफ है कंपनी के, लेकिन जब सस्ता मिल रहा है कोई भी सामान तो यहां से खुद का क्या करने लगे? बिजनेस अलग से पैरेलली चलाने लगे। कंपनी के जितने भी स्टाफ थे सब के सब ऐसे ही करने लगे। कंपनी को दिखाते थे क्या है? घाटा में, कंपनी है घाटा में। लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल था, अच्छा खासा पैसा वो लोग वो कर रहे थे, कमाई कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे
ब्रिटेन में सरकार को पता चल गया ये जो कंपनी है ये घाटा में दिखा रहे हैं एम्प्लॉय सब, और खुद क्या कर रहे हैं, अलग से व्यापार कर रहे हैं। तो ये सब चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन का संसद एक एक्ट पारित किया जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेट करने के लिए, किसको रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए किसका संसद, किस देश का संसद, ब्रिटेन का संसद। जो एक्ट लेके सबसे पहले आया उसका क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या किया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। टू दी पॉइंट याद करते चलिएगा, 3-4 पॉइंट इससे पूछता है। बाद में जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कौन होता था, वायसराय कैसे बना, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कहां पे, ये जो टॉपिक है संवैधानिक विकास, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ना होता है। तो संविधान के दृष्टि से इसमें पढ़ना है और उसमें हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो बहुत ज्यादा चीज हम इसमें भी लिख दिए हैं जो इतिहास में पढ़ना है, और जो छूट गया हम उसमें भी हिस्ट्री वाले में इंक्लूड कर देंगे। कोई आपका पॉइंट छूटेगा नहीं, तब भी कोई छूट गया तो हम क्वेश्चन आंसर में करवाएंगे, ठीक है। तो जितना है इसको देखने चलिए। प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि ये वारेन हेस्टिंग ही पहले से पद पे था, तो बंगाल का गवर्नर सबसे पहले कौन था, इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट के पहले से ही वारेन हेस्टिंग क्या था, इसके पद पे था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर के पद पे था, लेकिन इसको एक नाम दे दिया क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये वारेन हेस्टिंग अब बदल के बंगाल के गवर्नर से क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। एक कार्यकारी परिषद, कौन सा परिषद था, कार्यकारी परिषद 4 सदस्यीय, और किसके सहायता के लिए, ये वारेन हेस्टिंग जो है इसके सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का, इसमें सहायता परिषद है, वो क्या था, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो ये पूछेगा क्वेश्चन, इतना ही पूछता है। इसका जो सदस्य है ये नहीं पूछा अभी तक प्रीवियस ईयर में। अच्छा, इसके पास जो था वारेन हेस्टिंग के पास वीटो पावर दिया गया था। क्या दिया गया था, वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर क्या होता है, जैसे ये 4 सदस्य मिलके कोई फैसला कर दे तो ये उस पे मत वीटो लगा के क्या कर सकता था, उस फैसला को बदल सकता था। तो अब देखिए 5 सदस्य है इसमें, 4 सदस्य इसमें क्या है, कार्यकारी परिषद में क्या है, 4 सदस्य है, फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल। फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल इसमें सदस्य था, याद नहीं करना है। 5वां एक कौन हो जाएगा इसका सदस्य, वारेन हेस्टिंग, 5 वो हो जाएगा। तो इतना ही याद रखिए, कितना सदस्य था इसमें, 5 सदस्य था। और इसको क्या किया, वारेन हेस्टिंग को और पावर दे रहा है, मद्रास और बंबई को, बंबई और मद्रास 2 प्रेसिडेंसी था, उसके अधीक्षण करने का अधिकार किसको दे दिया, अधीक्षण करने का मतलब ही उसको भी इसके अधीन कर दिया। किसके अधीन, वारेन हेस्टिंग के, वहां के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया था। तो कौन सा एक्ट के तहत, बंगाल और मद्रास के, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर दिया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कहां पे बनाया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया 1774 में। किस एक्ट के तहत, एक्ट है 1773 का, लेकिन स्थापना कब हुआ, 1774 में। 1774 में मुख्य न्यायाधीश कौन था, एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कितना था, 3 अन्य न्यायाधीश था जिसका नाम था रॉबर्ट चेम्बर्स, लेमेस्टरे और जॉन हाइडे। इसको शॉर्ट में याद रखिए, ये पूछता है चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइडे, चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइडे, चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइडे, चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइडे, चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइडे। और क्या किया, कंपनी जो निजी व्यापार करता था, हम बताए कंपनी को क्या करता था, घाटा में दिखाता था, और खुद ये लोग क्या करते थे, कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, निजी व्यापार करते थे। तो निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार यहां से खरीद के ले जाते थे, कंपनी के कमाई से पैसा चुरा के, और बोलते थे कि हमें तो भारतीय उपहार में दिए हैं, भारतीय तो इनको बहुत मानते थे।
उपहार देते थे इनको, ऐसा था क्या? तो उपहार भी बंद और निजी व्यापार भी बंद, उपहार भी बंद और निजी व्यापार भी। अभी देखते हैं आप लोग, जैसे बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा तो आपको रहेगा कि जब तक आप जॉब में है तब तक कुछ ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते, होता है ना, इसे रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारा जॉब में होता है कि आप अलग से खुद का अपना कुछ नहीं कर सकते क्या? तो ऐसे ही इनको क्या कर दिया गया, निजी व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों आया? ये जो रेगुलेटरी एक्ट आया था, रेगुलेट करने के लिए कंपनी को, तो इसे कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ कमी रह गया, तो उसके बाद फिर से कौन सा एक्ट लाया? फिट्स इंडिया एक्ट। फिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें क्या किया गया, कार्य का विभाजन कर दिया गया। कैसे कैसे? कंपनी का दो काम था, एक राजनीतिक और व्यापारिक। कंपनी को आया था व्यापार करने, तो कंपनी व्यापार मतलब बिजनेस कर रहा है, खरीद बिक्री कर रहा है। दूसरा चीज, अब ये शासन भी करने लग गया, तो राजनीतिक काम हो गया, तो राजनीतिक काम को अलग देखेगा, बॉडी एक रहेगा, और जो व्यापारिक काम है उसको अलग देखेगा। ये दोनों का जो साथ गांठ था एक साथ, इनको हटा के क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग कर दिया, तो इसके लिए जो बनाया गया, व्यापारिक मामला कौन देखेगा? तो व्यापारिक मामला के लिए बनाया गया निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? व्यापारिक मामला देखेगा। और राजनीतिक मामला देखने के लिए क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, बीओसी। और ये क्या बना? सीओडी, सीओडी। देखिए डी किस में आ रहा है, सीओडी में कि बीओसी में? सीओडी में। बिजनेस वगैरह होता है ना, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कंपनी खोला अपना, तो उसमें एक एमडी रखता है, मैनेजिंग डायरेक्टर रखता है ना, तो याद रहेगा बिजनेस वाला कौन है? डी वाला। सीओडी की बीओसी? सीओडी। बिजनेस कौन देखेगा? सीओडी। ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा आपसे, जहां जहां पे पूछेगा हम आगाह करते चल रहे हैं, कैसे करके पूछेगा, कैसे आप लोग फंसिएगा, पढ़ाने के बाद भी फंसना नहीं है, तो याद ऐसे करते चलिए। अब बताइए, व्यापारिक मामला कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर किसमें होता? कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, व्यापारी। और राजनीतिक मामला देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1786 का अधिनियम आया, उसके बाद गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को क्या कर सकता था? ये जो कार्यकारी परिषद बना था, वारेन हेस्टिंग को दिया गया था, 4 सदस्य वाला दिया गया था ना, तो वो क्या करता था, उसके निर्णय को इसको मानना पड़ता था। इसको थोड़ा सा ना लग रहा था इसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, हम गवर्नर जनरल है, और कुछ ऐसा चीज में वो लोग अड़ंगा डालता था कि ये काम कर नहीं पाता था, तो ये रिजाइन दे दिया था बीच में, ठीक है। तो रिजाइन देने का धमकी जैसे दिया, तो ये एक एक्ट लेके आया जिसमें इसको क्या कर दिया, वीटो पावर दिया। बोला कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो तुम वीटो लगा के उस चीज को क्या कर देना, निरस्त कर देना या लागू कर देना। फिर तो इसका समाधान हो गया। क्या? सेनापति, गवर्नर जनरल को पावर नहीं था उस टाइम पे, तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का, मेन तो सेना होता है, अगर सरकार से पुलिस छीन लिया जाए तो उसके पास पावर बचेगा? फिर तो दौड़ा दौड़ा के जैसे नेपाल में मारा वैसे मारेगा, सब नहीं मारेगा, मारेगा ना। तो इसको तब जाके मिला क्या, बोला हमको बना तो दिया हो गवर्नर जनरल और पावर हमारा छीन लिया हो, पावर हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये धमकी देता था कि हम छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर क्या मिला इसको, प्रधान सेनापति का शक्ति मिला। प्रधान सेनापति का शक्ति कब मिला? 1786 में। और क्या मिला, प्रथम प्राप्तकर्ता, ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसको मिला? लॉर्ड कार्नवालिस को। कार्नवालिस आ गया था उसके बाद। 1786 में कौन था? कार्नवालिस था। ये सब धमकी कार्नवालिस ही दिया था, वारेन हेस्टिंग नहीं दिया था, वारेन हेस्टिंग तब तक जा चुका था। अब आया चार्टर एक्ट 1793 का, जो चार्टर एक्ट था हर 20 वर्ष पे आता था, ठीक है। कब आता था? 20 वर्ष पे। तो चार्टर एक्ट 1793 का, 1773 के 20 वर्ष बाद 1793 का चार्टर एक्ट। इसके समय पे क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, कि कंपनी अभी और 20 वर्ष तक के लिए क्या करेगा, व्यापार करेगा। कंपनी 20 वर्ष के लिए क्या करेगा,
और व्यापार करेगा। तो 20 वर्ष के लिए जब व्यापार करेगा कंपनी, तो 1793 में 20 जोड़िए कहां पहुंच गया? 1813। 1813 तक व्यापार करेगा। 1813 में फिर एक लाएगा, बोलेगा फिर बढ़ा दिए 20 साल। ऐसे कर करके 20 साल 20 साल 20 साल पे क्या आता रहेगा? एक आता रहेगा। ठीक है। और ये जो बीच बीच में आएगा, इसका मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में आ रहा है, कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ दिक्कत हुआ है, तभी बीच में एक आया है। नहीं तो ऐसे कब आ रहा है? 20 साल पे। और जहां पे बीच में आ गया, 20 साल पे नहीं आया, वहीं से क्वेश्चन बन गया। 20 साल वाला तो सबको पता है। अब पूछेगा 1786 में कौन सा एक्ट आया था, 81 में कौन आया, 84 में कौन आया, बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 84 में आया था ना। एक और एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते जिसको, 1781 में आया था। 1781 में आया था। हम नोट्स देंगे, उसमें लिख लेंगे। हुआ क्या था, हम इस टॉपिक को पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, एक नोट्स बनाए थे उस दिन बहुत डिटेल में, और भी बहुत सारा पॉइंट ऐड कर रखे थे, लेकिन वो नोट्स हम बना के डिलीट कर दिए गलती से। और उसमें लिखा हुआ था, हम नोट्स दूसरा इसी को अपडेट करके उसमें लिख के दे देंगे, इसीलिए बताते चल रहे हैं। कोई दिक्कत? आप लोग को जो नोट्स मिलेगा उसमें सब लिखा रहेगा। अब आइए 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट, भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारतीयों को शिक्षा देने के लिए। शिक्षा किसको? इनको कंपनी में एम्प्लॉय चाहिए था, और ये लोग का भाषा अलग था, हमारा भाषा अलग था। तो सस्ते एम्प्लॉय चाहिए कि महंगे? अगर कोई यहां से विदेश जाएगा पैसा कमाने, तो ज्यादा पैसा मिलेगा तभी तो जाएगा अपना देश छोड़ के। हम लोग भी तो ऐसे करते। आप 20,000 का नौकरी करने जाइएगा सऊदी अरब? नहीं जाइएगा ना। और काम वहां पता चले कि पोछा लगाना है, तो कंपनी को या तो मतलब कुछ ऐसा काम कि चलो छोटा मोटा काम करना है, उस चीज के लिए तो आप यही देखिएगा ना। आपका खुद का मान लीजिए कंपनी है कहीं विदेश में, तो ये तो कंपनी जब लेके आया यहाँ, तो छोटा मोटा काम के लिए तो यही सोचेगा कि चलो कम पैसा में यहीं पे कोई मिल जाए। हम अपने देश से किसी को लेके आएंगे तो उसको तो मोटा तनख्वाह देना पड़ेगा ना। तो इसलिए इन लोग को क्या होता था, समस्या होता था शासन करने में। तो स्टाफ इनको कहाँ का चाहिए? भारत का स्टाफ चाहिए। भारत का स्टाफ चाहिए, और भारत का स्टाफ इनका भाषा न समझ पाए, तो उस स्टाफ का ये क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? उनसे काम करवा पाएंगे? उनसे बात कर पाएंगे ये? तो अब ये बोले कि अब हमें इनको अंग्रेजी सिखाओ। अब इनको क्या करो? अंग्रेजी सिखाओ। अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? उनको सिखाओ, पैसा दो, पैसा खर्च करो शिक्षा पे। तो शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना खर्च करने के लिए? 1 लाख। ये शिक्षा देना चालू किए अपने हिसाब से, ताकि ये लोग शिक्षा लेंगे और फिर हमारे लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। अब देखिए 1813 में क्या हुआ, व्यापार जो कर रहा था कंपनी, तो वो उसका एकाधिकार क्या कर दिया। एकाधिकार क्या होता है पहले ही समझिए। कंपनी जब यहाँ पे आया था तो बहुत सारा चीज का, सबसे फेमस आप लोग क्या सुने हैं, मसाला वगैरह का व्यापार करता था, सूती कपड़ा का व्यापार करता था, बारूद लेके जाता था, सब कुछ लेके जाता था ना। इसी टाइम पे हुआ है विद्रोह वगैरह, पटना में हुआ था नोनिया विद्रोह, बारूद लेके जाता था, सोरा बोलते हैं उसको। तो बहुत सारा चीज का ये क्या करता था, व्यापार करता था। जब ब्रिटेन से ये कंपनी बन के आया था तो वहां से बोला गया था कि इस देश से सिर्फ तुम ही जाके क्या करोगे, व्यापार करोगे, ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं जाएगा। अगर कोई और कंपनी आएगा तो फिर उसका प्रतिद्वंदी हो जाएगा। एक चीज को खरीदने के लिए किसी मार्केट में 2 व्यापारी पहुंच गया तो फिर तो रेट बढ़ा देगा। एक सोचेगा हम ले लें, एक सोचेगा हम ले लें। तो अकेला व्यापारी रहेगा किसी मार्केट में तो फिर तो अपने मनमानी तरीके से क्या करेगा, उस चीज को खरीदेगा। तो यही चीज इनका क्या हुआ, खत्म किया गया। अब वहां से बोला गया ब्रिटेन से कि तुम्हारा एकाधिकार खत्म हुआ 2 चीज को छोड़ के, चाय और चाय का व्यापार। चाय का व्यापार मतलब चाय पत्ती का बिजनेस। चाय पत्ती भी ये लोग ले जाते थे भारत से और चीन से, भारत से और चीन से। तो चाय का व्यापार सिर्फ तुम ही करोगे, और चीन जो देश है उस देश के साथ जो व्यापार है वो तुम ही करोगे। लेकिन भारत में जो और भी चीज का व्यापार हो रहा है उसके लिए हम यहां से और कंपनी भेजेंगे। क्या करेंगे, और कंपनी भेजेंगे, और भी कंपनी जाएगा तुमसे प्रतिस्पर्धा करके, वो भी अपना बिजनेस करेगा। ठीक है।
तो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि एक कोई ना हो खरीदने वाला मार्केट में या बेचने वाला। ये सब किसमें पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो व्यापारिक अधिकार, चाय और चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार इनका क्या रहा? चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, चाय का व्यापार ये सिर्फ यही करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सबके लिए दूसरा कंपनी भी आएगा। और क्या किया? ईसाई मिशनरी ये सब क्या करते थे? अपने धर्म का प्रचार करते थे। आप लोग विदेश गए अगर, तो ऐसे देश में चले गए जहां हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है, उस देश में आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। मान लीजिए एक भी हिंदू नहीं, तो आप सोचिएगा ना, लॉन्ग टाइम तक अगर सर्वाइव करना है, और इस लेवल के ये लोग आए थे, इस लेवल पे कि शासन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये लोग चाहेंगे कि हमारे ईसाई धर्म के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो। अगर ईसाई रहता भारत में तो इनको जितना विरोध का सामना करना पड़ा, जब मारा दौड़ा दौड़ा के इतना मारता, तो ये लोग चाहते थे ना कि ईसाई धर्म के प्रचारक जो है ये भारत में जाए और लोगों को बेवकूफ बना बना के, उनका ब्रेन वॉश करके, समझा समझा के ईसाई धर्म, अपना धर्म छोड़े और ईसाई धर्म को अपनाए, अपने धर्म का प्रचार करे। हमारा धर्म इतना बढ़िया है, हमारे धर्म में आओगे ये सुविधा मिलेगा क्या? तो और अपने धर्म में भी कुछ कमी था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा अंधविश्वास था। सती प्रथा वगैरह का नाम सुने होंगे, कुछ लोग अपनाए भी, बहुत लोग अपनाए, बहुत लोग अंग्रेजों से शादी की, बहुत महिला अंग्रेजों से शादी की। तो ये क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में आकर धर्म प्रचार करने और बसने की अधिकारी अनुमति लाइसेंस प्रणाली के तहत क्या किया गया? दिया गया। तो अब देखिए 4-5 चीज याद रखिए इसमें। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च, कंपनी का व्यापारी को एक अधिकार खत्म किया गया चाय और चीन को छोड़ के। और तीसरा चीज क्या? ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश दिया गया किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर 20 साल बाद आएगा, 13 में 20 जोड़े तो 1833 में फिर एक्ट आया। इसमें क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तब तक क्या हुआ था? इसका क्षेत्र विस्तार तो ये लोग कर ही रहा था ना, धीरे धीरे बहुत सारा युद्ध लड़ा है। 1799 में तो लास्ट में वो भी जीत लिया था मैसूर को। बीच में सारा युद्ध हुआ है ना, ये सब निपटाते गया है। तो जैसे जैसे एक एक राजा को निपटा रहा है, तो क्षेत्र इसका तो बढ़ते जा रहा है ना भारत में। शुरू में बंगाल में आया, फिर इधर आ गया, फिर बंगाल बिहार उड़ीसा लिया, ऐसे कर करके क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो तब तक इसका शासन जब बढ़ गया तो पूरे भारत पर क्या कर लिया? ये बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? नाम दे करके भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस नाम से बुलाया जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। अब इसका पद और शक्तिशाली हो गया। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, कौन था? वारेन हेस्टिंग। और तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लेकिन पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। केंद्रीकरण, देश की शासन प्रणाली का पूर्ण क्या किया गया? केंद्रीकरण किया गया। जैसे ये 3 लोग नीचे बैठे हैं, इन सारा का शक्ति क्या कर दिया? इनके ऊपर 1 लाख को बैठा दिया, इनके ऊपर एक को बैठा दिया। अब ये ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हो गया? जैसे 1773 के एक्ट में क्या था? बंगाल और मद्रास वाले, बंबई और मद्रास वाले को एक कर दिया था ना, इसके अधीन 1773 के बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया था। ऐसे ही अब क्या कर दिया गया? भारत का जब ये बन गया तो इस देश में जो गवर्नर आए होंगे इस साइड में, ये सब इसके अधीन में काम करेगा। तो ये क्या किया गया? नीचे से पावर लेके ऊपर जब दे दिया तो उसको क्या बोलते? केंद्रीकरण। ऊपर से पावर जब नीचे तक बांटते जाते तो क्या बोलते उसको? विकेंद्रीकरण। नीचे से पावर लेके ऊपर दे दिया, ऊपर वाले के कंट्रोल में, तो क्या हुआ? केंद्रीकरण। व्यापार का अंत, ये जो चाय और चीन का एक छोड़ रखा था कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार तुम करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका भी अब समाप्त कर दिया। अब वो केवल क्या करेगा? राजनीतिक कार्य करेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ अब क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो व्यापार करने आया था, अब क्या करने लग गया? ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ शासन करने लग गया। कब? 1833 से कानूनी सदस्य
परिषद में चौथा सदस्य, कानूनी सदस्य जोड़ा गया। प्रथम कानूनी सदस्य कौन बना? लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। कानूनी सदस्य को कभी कभी विधि सदस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधि सदस्य भी बोला जाता है। तो पूरे भारत का नियंत्रण बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। उसके बाद व्यापार का अंत, कंपनी का सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन को भी खत्म कर दिया 1813 में, किया गया ना। और परिषद में कानूनी सदस्य जोड़ा गया। किसमें? कानूनी सदस्य जोड़ा गया परिषद में, जिसको क्या है, किसको जोड़ा गया? लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया। समानता, धारा 87 के तहत धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में भेदभाव को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कानूनी सदस्य मैकाले की स्थिति, लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बोला जाता है। इसको काउंसिल में चौथा सदस्य तो बनाया गया, लेकिन उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं था। उसे केवल कानून बनाने की और बैठकों में भाग लेने का अधिकार था। परिषद के प्रशासनिक या अन्य निर्णय में वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सब ज्यादा समझ में तब आएगा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा? नहीं इतना। प्रथम विधि आयोग, मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ, जिसने बाद में क्या किया? आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का क्या किया? मसौदा तैयार किया। ये कब लागू हुआ था? आईपीसी कब बन के तैयार हुआ? 1861 में भारतीय दंड संहिता। इंडियन पिनल कोड बोला जाता है ना इसको। आप लोग फिल्म में देखे होंगे, किसी को सजा दिया जाता है इंडियन पिनल कोड के तहत। अब इसको बदल दिया गया है। ये आईपीसी अब है, अब इसको खत्म कर दिया गया, अब दूसरा आया। चार्टर एक्ट 1853। आज इतने कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कम करके इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो आएगा। ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिका फाउंडेशन बैच इस पे करवाया जाएगा कंप्लीट फ्री में, लेकिन नोट्स आप लोग को नहीं मिलेगा। नोट्स मिलेगा पेड बैच वालों को। नोट्स के लिए आप लोग ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो ये एड्रेस है हमारा, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी, भगवानपुर वैशाली। और इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पूरा सब्जेक्ट का। कम प्राइस में दे दिया जाएगा, फिर आप पूरा फाउंडेशन क्लास कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।